हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। भारतीय संविधान का जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है मूल अधिकार। यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रतिवर्ष संविधान के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जिसको देखते हैं। मूल अधिकार का वर्णन है वह भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है तथा भाग 3 इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जबकि यह नाम मूल अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि संविधान द्वारा इन्हें गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है। यानी कि जो मूल अधिकार हैं व्यक्ति के चौमुखी विकास को बढ़ावा देते हैं। और चौमुखी विकास सिद्धांत में कौन शामिल हैं तो याद रखिएगा, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक। तो चौमुखी विकास में यह 4 सिद्धांत शामिल हैं: भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक। जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। तो यह 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं इसको देखते हैं। समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 14 से 18 तक मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक अवस्थित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 30 से 24 तक अवस्थित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में मिलता है। तो सर्वप्रथम देखा जाए कि प्रारंभ में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार जो 7वां अधिकार था, इसे हटा दिया जाता है। इसीलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि अनुच्छेद 300 के ए में इन्हें शामिल किया गया है। और जो कानूनी अधिकार हैं, जो संपत्ति का जो अधिकार है वह कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। जबकि देखा जाए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लेख मिलता है 12 से 35 तक। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे आर्टिकल हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। भारतीयों को तो प्राप्त हैं ही, साथ में विदेशियों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14 और 20 से लेकर 28। तो याद रखिएगा आर्टिकल 14 व 20 से लेकर 28 ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारतीयों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। इसके बाद देखते हैं, प्रारंभ करते हैं अनुच्छेद 12 से। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा कि राज्य शब्द की परिभाषा का जो उल्लेख है अनुच्छेद 12 में भी मिलता है, जबकि DPSP का जो पहला आर्टिकल है 36 इसमें भी मिलता है। राज्य शब्द की परिभाषा में देखा जाए तो भारत की जो संसद है इसे शामिल किया गया है। राज्य की विधानमंडल, जबकि नगर पालिका, जिला बोर्ड, सुधार न्यास व LIC, ONGC, सेल आदि को भी शामिल किया जाता है। तो याद रखिए, जबकि उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही है वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। तो ये भी बात याद रखिएगा, जो भी एजेंसियां, इकाई हैं जो राज्य में कार्य कर रही हैं वो भी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो ये कहता है कि जो मूल अधिकार हैं बाध्य योग हैं। बाध्य योग का अर्थ होता है कि व्यक्ति न्यायालय में अपनी बात को रख सकता है, जिसके लिए जो न्यायालय है वह जवाबदेह होगा। इसी को बाध्य योग बोला गया है आर्टिकल 13 के अंतर्गत। तो इसमें ये बोला गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत हम अपनी बात उच्चतम न्यायालय में रख सकते हैं, जबकि 226 के तहत उच्च न्यायालय में रख सकते हैं, कि हाई कोर्ट में। जबकि आर्टिकल 14 को देखा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहीं से प्रारंभ होता है समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख 14 से 18 तक मिलता है। यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, सब पर लागू होता है। जबकि इस अनुच्छेद 14 में उल्लेख मिलता है विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण, जिसमें विधि के समक्ष समता को ब्रिटेन से अपनाया गया है, विधि के समान संरक्षण को अमेरिका से अपनाया गया। तो सर्वप्रथम देखते हैं विधि के समक्ष समता को क्या इसमें कहा गया है। तो विधि के समक्ष समता में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी। मतलब किसी भी व्यक्ति को एक अलग रूप में विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे, यानी कि कानून के तहत सभी व्यक्ति समान हैं। तथा दूसरी बात बोली गई है, कोई व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, वह विधि या कानून के ऊपर नहीं है। इसी को कहा गया है विधि के समक्ष समता, जिसको ब्रिटेन से अपनाया गया है। इसके बाद देखते हैं विधि के समान संरक्षण, इसमें क्या उल्लेख मिलता है। तो विधि के समान जो संरक्षण है उसको अमेरिका से अपनाया गया है। इसमें कहा गया है कि समान विधि के अंतर्गत सभी के लिए जो सामान्य नियम होंगे, समान कानून होगा, समान नियम होंगे जो सब पर लागू होंगे, बिना भेदभाव के सभी के साथ व्यवहार कैसा किया जाएगा? तो समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा उल्लेख मिलता है विधि के समान संरक्षण में। जबकि आर्टिकल जो 14 है इसके अपवाद भी हैं। तो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत अपवाद भी इसमें दिए गए हैं, यानी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। यानी कि इसका अर्थ ये है
कि जो आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, और वहीं जब अपवाद देखा जाए तो लगता है कि असमानता देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी प्रावधान शामिल किए गए हैं वह संविधान की स्थिति के आधार पर दिए गए हैं। इसके साथ देखते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई चालू नहीं रखी जाएगी या प्रारंभ नहीं की जाएगी, जबकि राष्ट्रपति या राज्यपाल को पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। जबकि विदेशी संप्रभु शासक व राजदूत भी मुक्त होंगे, इन पर भी कोई प्रक्रिया न्यायालय द्वारा प्रारंभ नहीं की जाएगी। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 14 में एक तरफ तो हमने देखा कि समानता का अधिकार जो सभी पर लागू होता है, तथा हमने ये भी देखा कि यह जो समता है किस प्रकार ये अपवाद इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देख, अनुच्छेद 15। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें कहा जाता है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। यानी कि दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान आदि में किसी व्यक्ति की रोक नहीं होगी धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, वंश के आधार पर। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं, जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान है, विधानमंडल में सीटों का आरक्षण का वर्णन मिलता है, जबकि SC ST के लोगों के लिए उत्थान के लिए शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट का प्रावधान भी है। तो ये अनुच्छेद 15 का अपवाद है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 16। ये क्या कहता है? तो ये बताता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, इनकी सभी के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, वंश के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ऐसा वर्णन मिलता है अनुच्छेद 16 में। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 17 को। यह महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें अस्पृश्यता व छुआछूत के अंत का प्रावधान है, अनटचेबिलिटी का। अस्पृश्यता जो शब्द है इसको ना तो संविधान में ना ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। जबकि अनुच्छेद 18 को देखा जाए तो जो अनुच्छेद 18 है इसमें उल्लेख मिलता है उपाधियों का अंत। इनकी प्रारंभ में जो राजा होते थे वह उपाधियां धारण करते थे, लेकिन लोकतांत्रिक देश में कहा गया है कि कोई व्यक्ति उपाधि धारण नहीं करेगा, लेकिन वह जैसे सैन्य उपाधि है या एजुकेशन से संबंधित उपाधि है इसको वह धारण कर सकेगा। इनकी इसके सिवा वह कोई उपाधि धारण नहीं करेगा, एजुकेशन और सैन्य संबंधी उपाधि के। कोई भी उपाधि विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। जबकि न्यायालय ने कहा जो पुरस्कार हैं वह उपाधि नहीं है, उन्हें अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है। तो जो पुरस्कार मिलते हैं उन वह कोई उपाधि नहीं है, ऐसा न्यायालय ने कहा है। तो आज का यह जो टॉपिक है मूल अधिकार, वह पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में जल्दी देखेंगे। लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।